हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर के नेम है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ये कॉस्टिंग का चैप्टर है और एक अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है। काफ़ी बच्चे को परेशानियाँ होती है इस चैप्टर में, क्योंकि ये अक्सर एमकॉम में दिया हुआ है, सीए सीएमए में दिया हुआ है, तो थोड़ा टफ है, लेकिन है कुछ नहीं। स्टडीज़ करने के बाद हम लोगों को ईजी लगेगा। और आप लोग जो भी वीडियो को देखते होंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, ताकि काफ़ी इसमें टेक्निकल टर्म को मैं डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि ये आज का बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग है नॉन इंटीग्रल। तो सबसे पहले देखिए नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। नॉन इंटीग्रल का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम, इसको बोला गया इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन। फर्स्ट cost accounting which is a maintain costing transaction, and another is a financial books which is maintain financial transaction of any business concern। मतलब ये कि नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग मेंटेन करने का सिस्टम है जहाँ पे सेपरेट टू बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन की जाती है। फर्स्ट कॉस्ट बुक्स, जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। अनदर इज फिनेंशियल बुक्स, उसमें फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। एक होते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में जब हम लोग कॉस्ट बुक्स और फिनेंशियल बुक्स दोनों ट्रांजैक्शन को जब एक ही में एंट्री करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रल में सिर्फ एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, जिसमें कॉस्टिंग का भी ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा और फिनेंशियल बुक्स का भी ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। तो अब बात रहा जर्नल एंट्री, जब मैं बताऊंगा तो प्रूफ करके भी बताऊंगा। पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। बुक्स अकाउंटिंग जो बुक होती है अपने लोगों को अकाउंटिंग एकदम अच्छे से समझेंगे, टेक्निकल चैप्टर है अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स जो होती है इसमें 2 होगी। इसमें अकाउंटिंग 2 बुक्स होगी। एक तो होगा कॉस्ट बुक, होगा। दूसरा होगा फिनेंशियल बुक, अब देखिए कॉस्ट बुक जो होगा, कॉस्ट बुक को मेंटेन कौन करेगा, तो कॉस्ट बुक को आपको मेंटेन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ईच एंड एवरी चीज़ को हम लोग समझेंगे पहले, ताकि बेसिक जब हम लोग समझ जाएंगे तो अपने आप आगे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कॉस्ट बुक है मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। इसको भी सीए ही बोला जाता है, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ सीए में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे आप इसको भी बोला जाता है सीए कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या समझे, कॉस्ट बुक को मेंटेन करेगा, मेंटेन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, और जो फिनेंशियल बुक्स है उसका मेंटेन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये जब कॉस्ट बुक्स को मेंटेन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसका भी जो ऑब्जेक्टिव होगा, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के पर्पज से ही उस सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि मैं कौन सा ट्रांजैक्शन का क्या जर्नल एंट्री बनाऊं ताकि मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फुलफिल हो जाएगा। तो क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, मतलब कॉस्ट बुक, वो अपने सिस्टम से चलेगा। तो देखिए इसका पहले समझिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा आपको कॉस्ट रिडक्शन,
कॉस्ट रिडक्शन, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन, मैं थोड़ा इसको कुछ अलग टाइप से लिखूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कतें हो जाएगी। क्या समझे? ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कॉस्ट रिडक्शन, उसके बाद होगा कॉस्ट कंट्रोल, उसके बाद होंगे फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या समझे? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, उसके बाद क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या समझे? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और उसके बाद क्या होगा इसका, और साथ साथ असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फाइंडिंग आउट प्रॉफिट। ठीक है, फाइंडिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्या समझे? जब भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट बुक को मेंटेन करेगी तो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, साथ साथ देखेंगे आपको एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक तरह से ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट रिडक्शन करने के पर्पज से बनाई जाती है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट पे, लागत पे नियंत्रण करने के लिए, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और फाइंडिंग प्रॉफिट। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आती है आपको व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में भी यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे चार्टर अकाउंटेंट साहब है ये क्या बनाएंगे वो जरा देखिए। ये जब भी बनाएंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पज से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। क्या? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट, समझ गए? ये जब भी बनाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे इसमें आपको आएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट में मैं बता रहा हूँ, जैसे बनाएंगे ये जर्नल, ठीक है, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो आती है मेन पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ गए ना? फिनेंशियल स्टेटमेंट जब भी ये बनाएंगे तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और उसके बाद पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरह से इनका मेन हॉबीज होंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, जब ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट को, जब ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट को एक बार सेपरेट, ये जो सभी है यहाँ से यहाँ तक अगर सेपरेट मेंटेन की जाएगा, ठीक ना? समझ रहे बात को? तब देखेंगे जब दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन की जाएगी, मतलब कॉस्ट बुक्स और फिनेंशियल बुक्स को,
मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ when both the book separately maintain that is called नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी को मैं बोलूँगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या समझे? जब बोथ दी बुक्स ऑफ अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करेंगे तो इसको बोला जाएगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब खुद सोचिए, जब कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए और चार्टर अकाउंटेंट अपना ऑब्जेक्टिव जो फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया, तो खुद सोचिए क्या ये ज़रूरी है कि प्रॉफिट दोनों को मैच करेगा? तो नहीं, ये कभी नहीं ज़रूरी है कि दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। तो इसमें क्या कमी रह जाएगा या क्या कॉजेज है जिसके वजह से दोनों में डिफरेंस होगी? तो इस डिफरेंस को चेक करने के लिए क्या करेगा, ये जो फिनेंशियल बुक्स में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जो कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट होगा, ठीक ना, ये कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट होगा, इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोग को रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ का? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या समझे? प्रॉफिट एज पर इसका मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक ये लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल बुक, इन दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉफिट को बेस मान करके हम लोग रिकॉन्साइल करेंगे। तो शायद आप लोग यहाँ तक मुद्दा समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री का, कि जब कॉस्ट बुक रखा जाएगा फिनेंशियल बुक्स मतलब कि, तो कैसे जर्नल एंट्री होगी? अगर कंपनी नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करती है तो किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है? यदि कंपनीज अगर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करती है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होती है? तो आइए अब मैं बता रहा हूँ आगे की क्लास। क्या एक मिनट, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री की बात करूँगा अब। तो देखिए, जब नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम होगी तो वहाँ दो बुक्स मेंटेन की जाएगी, फिनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट। चूँकि नॉन इंटीग्रल का मतलब ही मैंने बताया था कि इट इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट टू बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन। फर्स्ट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, all the financial transactions are recording under this account. Another is cost accounting, all the costing transactions are recorded under the cost book. That is called नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन की जाएगी, एक फिनेंशियल बुक्स और दूसरा कॉस्ट बुक, ठीक ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग ये इंटीग्रल हुआ, मतलब कि दोनों को जो मैच करके दोनों के जगह पर जब कोई एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेट करके, तो उसको नाम रखा जाता है। कॉस्टिंग से ही काम चला लिया जाता है, कुछ इसका क्राइटेरिया कुछ इसका, दोनों को मिला करके यहाँ पर इंट्रीज किया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे क्या होने का है कि देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बात का हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पे जर्नल एंट्री यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एक बनाया जाता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्या समझे? या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट।
इसको कंट्रोल अकाउंट भी बोलता है कहीं जगह। क्या समझे कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फुलफिल करने के लिए कॉस्ट बुक क्या करती है, एक जनरल लेजर अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती है, या उसी को बोला जाता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक ना। तो यहाँ तक किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है, अब समझेंगे। क्योंकि जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है तो डेबिट और क्रेडिट होती है। ठीक ना। और क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार के वो अंतर नहीं समझती है। वो उसको कहना ही है कि आप बुक सब अकाउंट में मेंटेन कीजिए, चाहे परचेज करके लाए हैं क्रेडिट पे या कैश पे, एक ही प्रकार को एंट्रीज करती है। तो इसलिए डबल अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए वो चीज़ क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या होगा, मटेरियल परचेज। यदि मटेरियल परचेज होगा तो देखिए फिनेंशियल बुक्स क्या एंट्री करती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट। समझ गए। मतलब ये कि जब हम लोग मटेरियल परचेज करके लाएंगे, अगर नगद में है तो टू कैश लिखेंगे, और यदि क्रेडिट पे है तो टू क्रेडिटर लिखते हैं। ठीक ना, यहाँ हम लोग समझ गए। अब देखेंगे ये क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टोर लेजर इसको बोलता है। वो अपना स्टोर में वो परचेज किया हुआ सामान को रखता है, इसलिए उसको बोलेगा स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डीआर। और टू स्टोर लेजर को मैं आप शॉर्ट में लिखता हूँ स्टोर लेजर कंट्रोल, SLC लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। स्टोर क्या समझे, स्टोर लेजर कंट्रोल, कंट्रोल फुल लिखता हूँ, कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्या समझे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब देखिए टू में चूँकि कॉस्ट बुक जो होती है वो ये नहीं समझता है कि आप जो मटेरियल को परचेज करके लाए हैं वो क्रेडिट पे है या कैश पे है। ठीक ना। तो वो क्या करेगा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फुलफिल करने के लिए क्या बनाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। ठीक ना। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जहाँ जहाँ पर क्रेडिट करने का कोई संभावना नहीं पता चलेगा, मतलब ऐसे समझिए जहाँ कैश वगैरह जो आएगा वहाँ पर ये लिखा जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक ना, बात को आप समझिए नॉर्मली ऐसे। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, ये इंटीग्रेटेड है, मैंने बताया हूँ। इंटीग्रेटेड का मतलब दोनों को मिला करके, कुछ इसका क्राइटेरिया फॉलो करेगा, कुछ इसका। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, इसका ये डेबिट कर लेगा आइटम को, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डीआर, और टू इसका डेबिट लिया तो इसका वो क्रेडिट लेगा। ठीक ना, टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो गया। समझिए दूसरा क्या एंट्री होगा, मटेरियल रिटर्न। ठीक ना, मटेरियल जब रिटर्न होगा तो जस्ट इसी का अपोजिट रिवर्स एंट्री होगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश या क्रेडिटर अकाउंट, कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी अपोजिट होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये होंगे। यहाँ भी सेम होगा रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया। ठीक ना। अब देखिए क्या होगा तीसरा, मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब। अब देखिए
मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, तो मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब होगा। तो फिनेंशियल बुक्स क्या समझ रहा है, आप किसी भी जॉब के लिए परचेज करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो समझ रहा है कि आपने तो मटेरियल को परचेज किया हो तो वो सेम एंट्री करेगा, ठीक ना, चाहे आप किसी भी के लिए क्यों ना किए हो, ठीक ना, तो ये सेम मानेगा। चाहे आप कोई भी जॉब के लिए आप परचेज क्यों ना किए हो, वो सेम मान कर चलता है। तो यही एंट्री हो जाएगा सेम, मतलब मैं लिख देता हूँ एंट्री नंबर 1 हो जाएगा सेम। मैं एंट्री नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, एंट्री नंबर 1, ठीक ना। अब देखिए कॉस्ट अकाउंट क्या करेगा, जैसे आप पढ़े होंगे मटेरियल पर, उसका मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब ऐड करने के बाद आपको आता था प्राइम कॉस्ट, उसके बाद और सब आइटम ऐड करते हैं, WIP आता था। तो वही है कि वर्क इन प्रोग्रेस, कोई स्पेसिफिक जॉब का मतलब ये हुआ कि कहीं से न कहीं मान कर चलिए मटेरियल है, तो जहाँ पे WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, यहीं पे न कहीं से न कहीं स्टोर से मटेरियल आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होकर जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब WIP को ये डेबिट करेगा, ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो ये लिखेगा WIP वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, WIP कंट्रोल सब में लगता है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, ये टू डुअल अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, तो वही होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एकदम कूल माइंड से समझिए। अब ये क्या करेगा, ये तो दोनों को लिखेगा, क्योंकि फिनेंशियल परचेज टू कैश हुआ, और तो यहाँ पे भी वही लिखेगा WIP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसका डेबिट और उसका क्रेडिट करेगा, यानी कि दोनों को ये फुलफिल करेगा, मतलब कि दोनों को क्राइटेरिया वो ये कर लेगा। तो इसी तरह क्या एंट्री होंगे, अब क्या होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, चूंकि आपने उधार जब परचेज करके लाए होंगे तो उसका क्या एंट्री होगा, उसको अब तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 4 में एकदम कूल माइंड से समझिए, पेमेंट टू सप्लायर बोलिए या क्रेडिटर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, या आप सप्लायर बोल सकते हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो गया, मतलब आप इसको पेमेंट कर दिए, ठीक ना। कॉस्ट अकाउंट, ठीक ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एंट्री हो गया। क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट में किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप खुद सोचिए, यहाँ पे जब परचेज हुई थी तो वो ना ही कैश मानकर मानता है और ना ही क्रेडिट पे मानता है, ठीक ना। तो वो क्या करेगा, वो जब वो दोनों को कोई डिफरेंस समझता ही नहीं तो वो पेमेंट का एंट्री क्यों करेगा, ठीक ना। तो नो एनी एंट्री, मैं यहाँ पर लिखूँगा नो एनी एंट्री, नो, क्योंकि वो कैश और क्रेडिट में कोई डिफरेंस समझता ही नहीं है, इसलिए वो पेमेंट का एंट्री करेगा नहीं। ये तो दोनों को फुलफिल करता है, इसलिए सेम टू इसको कॉपी और पेस्ट कर लेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, किसी प्रकार का अगर इश्यू होंगे तो आप लोग बताएंगे। आज मैं यहीं तक क्लास रहने दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास, इसमें और बहुत सारे जर्नल एंट्री, 5-6 और जर्नल एंट्री होगा, फिर इसको भी मैं रिकॉल करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, एकदम अच्छे ढंग से देखेंगे। कल भी आप लोग वीडियो को देखेंगे, आप लोग जो भी अगर न्यू होंगे इस चैनल में तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को यूट्यूब पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, उस नोटिफिकेशन के जरिए क्या होगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो को अपलोड करता हूँ, और ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए हैं जो CA CMA और MCOM का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे
उनका ये रिलेवेंट है उनके लिए, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।